नमस्कार। आदिकालीन साहित्य पर चर्चा करते हुए हमने सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य और रासो साहित्य पर बात पिछले वीडियो में की है। इन प्रमुख रचनाओं के अलावा कुछ ऐसी रचनाएं भी इस काल में लिखी गई थी जो इनमें से किसी वर्ग में नहीं आती, अर्थात कुछ ऐसा साहित्य भी लिखा गया जो सिद्ध साहित्य, जैन, नाथ, रासो इस साहित्य के अंतर्गत नहीं आता। इन रचनाओं में लौकिक विषयों को मुख्य आधार बनाया गया है और इस आधार पर हम इसे लौकिक साहित्य नामक वर्ग में रख सकते हैं। अर्थात इन प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी आदिकाल में मिलती है। इस लौकिक साहित्य के अंतर्गत ढोला मारूरा दुहा, जयचंद प्रकाश, जय मयंक जस चंद्रिका, वसंत विलास और खुसरों की पहेलियाँ प्रमुख रूप से आती है। तो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आने वाली इन रचनाओं के बारे में संक्षेप में बात करते हैं। सबसे पहले ढोला मारूरा दुहा। ढोला मारूरा दुहा एक लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है। यह 11वीं शताब्दी में रचा गया है। लोक भाषा काव्य है। इसका जो कथानक है वह इस प्रकार है कि इसमें ढोला नामक राजकुमार और मारवाणी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला जिस समय 3 वर्ष का था और पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवाणी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि पुगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल जो है विवश होकर राजा नल के राज्य में चले गए थे। नल का पुत्र ढोला है और पुंगल के राजा पिंगल की पुत्री मारवाणी है। तो पुगल के राजा पिंगल को विवश होकर नल के राज्य में जाना पड़ता है। उसी समय के दौरान पिंगल की जो रानी है वह ढोला पर प्रसन्न होकर के उससे मारवाणी से उसका विवाह कर देती है। जब ढोला बड़ा होता है, बचपन में मारवाणी के साथ उसका विवाह हुआ और जब ढोला बड़ा हो जाता है तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो जाता है। बड़े होने पर मारवाणी जो है ढोला के विरह में दुखी रहने लगती है। वह ढाढ़ियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजती है, लेकिन जो मालवणी होती है, मालवा की राजकुमारी मालवणी अपने प्रयासों के द्वारा ढोला तक मारवाणी का संदेश पहुंचने नहीं देती है। लेकिन अंत में मारवाणी अपने उद्देश्य में सफल होती है, अर्थात वह ढोला तक अपना संदेश पहुंचा पाती है और फिर ढोला और मारवाणी का पुनर्मिलन होता है। इस प्रकार यह जो प्रेम गाथा है आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। इस काव्य में, इस रचना में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। मारवाणी जिस प्रकार ढोला के पास अपना संदेश भेजती है,
जिस प्रकार अपने भावों को प्रकट करती है, वहाँ पर नारी हृदय की बहुत ही सुंदर व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक और सरस पक्ष इसमें बहुत ही विस्तार के साथ प्रस्तुत हुआ है। कवि ने जो मारवाड़ी के भावों की व्यंजना इसमें की है, उस पर संस्कृत के प्रेम काव्यों का प्रभाव दिखाई देता है। जो ढोला मारूरा दोहा है, इसका मूल रूप दोहों में मिलता है और ये जो दोहे हैं श्रृंगार रस की जो परंपरा प्रारंभ करते हैं। इन दोहों में श्रृंगार रस की एक परंपरा प्रारंभ होती है और उसी का विस्तार आगे चलकर हमें रीतिकाल में बिहारी के दोहों में, बिहारी सतसई में दिखाई देता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो दूसरी रचना आती है वह है जयचंद प्रकाश। जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका, इन दोनों ग्रंथों का नाम एक साथ ही लिया जाता है, क्योंकि इन दोनों ही कृतियों का उल्लेख राठौड़ारी ख्यात में मिलता है। ये दोनों ही ग्रंथ आज उपलब्ध नहीं हैं, अभी तक उपलब्ध नहीं हुए हैं और इन दोनों का ही उल्लेख मिलता है और वह मिलता है राठौड़ारी ख्यात में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो प्रथम रचना है उसके रचयिता भट्ट केदार नामक कवि हैं और दूसरी के जो रचयिता हैं वे हैं मधुकर कवि। दोनों ही ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि इन कृतियों की रचना अवश्य हुई है, लेकिन ये सुरक्षित नहीं रह सकी। अगली जो रचना है वह है वसंत विलास। वसंत विलास एक बहुत ही सरस साहित्यिक रचना है। इसमें आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के इतिहास में इस रचना को बेजोड़ माना जाता है। इस रचना में 84 दोहों में वसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का सुंदर चित्रण किया गया है। इस रचना में प्रकृति और नारी दोनों का मदोन्मत्त स्वरूप श्रृंगार रस की तीव्र धारा प्रवाहित करता है। अब तक जो विद्वान हुए हैं उन्होंने आदिकाल को वीर गाथाओं और धार्मिक उपदेशों का ही युग माना था। जो रासो साहित्य है उसको देखते हुए इसे वीर गाथाओं का युग माना गया। जो जैन साहित्य है, जो नाथ साहित्य है, जो सिद्ध साहित्य है, इनको देखते हुए इसे धार्मिक उपदेशों का युग माना गया। लेकिन जो वसंत विलास जैसी रचना है उससे इस युग में जो श्रृंगार की प्रवृत्ति है उसकी झलक भी दिखाई देती है। इस काव्य के वसंत विलास के जो सरस वर्णन हैं उनको पढ़ करके हम जान सकते हैं कि भक्ति काल में सूरदास की श्रृंगार भावना और रीतिकालीन कवियों की जो श्रृंगार भावना हमें साहित्य में दिखाई देती है उसका बीज रूप हम बसंत विलास में देख सकते हैं। उसका आदि रूप, उसका बीज रूप हमें बसंत विलास में दिखाई देता है और यही भावना आगे चल कर के सूरदास के श्रृंगार वर्णन में और रीतिकालीन कवियों के श्रृंगार वर्णन में विस्तार पाती हुई दिखाई देती है। इस रचना में आदिकाल के जनजीवन का
सरस पक्ष उभरता दिखाई देता है। स्त्री, पुरुष, प्रकृति तीनों में बहती मदोन्मत्तता का इस काव्य में जैसा चित्रण मिलता है, वैसा चित्रण तो रीतिकालीन हिंदी कवि भी नहीं कर पाए थे। अगली जो रचना है वह है खुसरो की पहेलियाँ। अमीर खुसरो ने जनता के मनोरंजन के लिए पहेलियाँ और मुकरियाँ लिखी थी। जनजीवन के साथ में घुल मिलकर काव्य रचना करने वाले कवियों में अमीर खुसरो का महत्वपूर्ण स्थान है। साथ ही आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले भी पहले कवि हैं। अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई जाती है, जिनमें से अब 20-21 ही उपलब्ध हैं। खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गज़ल आदि प्रसिद्ध हैं। अमीर खुसरो जो हुए हैं, इनकी रचनाओं में मनोरंजन और जीवन पर गहरे व्यंग्य एक साथ मिलते हैं। कहा जाता है कि अमीर खुसरो को भाव की गहराई की दृष्टि से भले ही महत्व न दिया जाए, किंतु भाषा की दृष्टि से उनकी जो पहेलियाँ हैं, साहित्य के इतिहास का एक महत्वपूर्ण अंग है। उन्होंने जो काव्य में खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने का सफल प्रयास किया है, इससे उनकी पहेलियों का, उनकी मुकरियों का ऐतिहासिक महत्व है। ये कुछ रचनाएं हैं जो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आती हैं और जो पहले हमने प्रवृत्तियाँ पढ़ी है, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रासो साहित्य, जैन साहित्य, इनके अंतर्गत ये रचनाएं नहीं आ पाती हैं। इनका अपना स्वतंत्र महत्व है। ये स्वच्छंद रचनाएं हैं और इन्हें लौकिक साहित्य के अंतर्गत गिना जाता है।